Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 अप्रैल 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने रिट्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, कोरांटो, सर्चोरेरी, ऐसे कई सारे रिट्स हैं। अगर इनके बारे में पढ़ा हुआ है आपने तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं पढ़ा है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ही, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। जो हमारे कोर्ट्स जो हैं, इस प्रकार के जो ये रिट्स इशू करते हैं, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक बात पब्लिक ड्यूटी की नहीं आ जाती है। सेकंड स्टेटमेंट मेंशन करता है कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है, ये किसी कंपनी के अगेंस्ट में भी यूजेबल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ही कंपनी क्यों ना हो। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है एक पब्लिक माइंडेड पर्सन, यानी कि कह सकते हो एक सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति जो है, वो पेटिशनर बन सकता है और पेटिशनर बन के कोर्ट में जा सकता है ताकि वो रिट ऑफ को वारंटो को ऑब्टेन कर सके, वहाँ से रिट ऑफ को वारंटो को जारी करवा सके अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताओ यहाँ पर इन तीनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आपसे डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका सही उत्तर आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। बाकी अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो परेशान मत होना, वीडियो के लास्ट में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेटमेंट को, कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है और ये रिट्स क्या होते हैं और ये दोनों रिट्स के बारे में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो कल दिन भर में ये जो न्यूज़ आर्टिकल हैं लगातार पब्लिश होते रहे हैं और आज भी हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को पेज नंबर 1 पे, फिर पेज नंबर 10 पे, फिर अगेन पेज नंबर 10 पर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अमृतपाल सिंह, एक नाम जो कि आज से 1-1.5 महीना पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अमृतपाल सिंह जो ये व्यक्ति है ना, ये बेसिकली प्रो खालिस्तानी है, यानी खालिस्तानी सपोर्टर। पहले मैंने आपको बहुत डिटेल से इनके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, खालिस्तान का इशू क्या था, वो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो आज से यहाँ पर कुछ टाइम पहले, लगभग कह सकते हो कि 1-1.5 महीना पहले बवाल हुआ था पूरे पंजाब के अंदर में, है ना। तो उसके बेसिस पर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट करना स्टार्ट किया। अमृतपाल सिंह भाग गया था और अमृतपाल सिंह काफ़ी सारे दिनों से, लगभग कह सकते हो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 40 दिन के आसपास से यहाँ पर ये भागा पड़ा था। तो कल क्या हुआ है, कल पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करके असम में ले जा रहे हैं। तो असम क्यों लेकर जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अभी इस आर्टिकल में बहुत कुछ है, उसको यहाँ पर समझते हैं। तो अभी अमृतपाल सिंह को डिटेंशन फेस करना पड़ रहा है, यानी कि जो NSA एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया गया है पंजाब पुलिस के थ्रू। और पंजाब पुलिस ने कल इसको मोगा डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स का कहना यह है कि इस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था, बट अब अरेस्ट कर लिया गया है तो इस व्यक्ति को यहाँ पे असम लेकर जाया गया। असम के अंदर में जो डिब्रूगढ़ जेल है वहाँ पे रखा जाएगा टाइट सिक्योरिटी में। उसके पीछे का कारण मैं आपको आगे बताऊँगा, जैसे मैंने पहले बोल दिया। तो कल सुबह की ही बात थी, पंजाब के अंदर में जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर गाँव है रोड़े गाँव, और रोड़े गाँव जहाँ पर जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले का जन्म हुआ था। अगेन ये भी यहाँ पर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर, इसको मार दिया गया था 1984 में। तो उसी के गांव में यहाँ पर ये मिला है। उस गांव में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर ये
इतने समय से रह रहा था, लगभग यहाँ पर 3 सप्ताह हो गए हैं, 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं। जो अजनाला में पूरा का पूरा बवाल हुआ था, है ना, तो उसके बाद से यहाँ पर ये सब भाग गए थे। काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अमृतपाल सिंह के जो भी साथी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर इसको भी अरेस्ट किया गया। अब मैंने जैसे बोला, असम में यहाँ पर अमृतपाल सिंह को शिफ्ट कर दिया गया है। अब असम में क्यों शिफ्ट किया है उसको लेकर पूरा एक अलग से आर्टिकल आया है। असम में इसलिए शिफ्ट किया है कि पंजाब से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। पंजाब हो गया इधर की साइड में, अगर हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करना चाहें तो सपोज़ यहाँ पे जो पंजाब है इधर हो गया, असम जो है यहाँ पर इधर की साइड में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। और असम का जब आप मैप देखोगे तो वहाँ पर भी बिल्कुल कोने में जो डिब्रूगढ़ जेल है वहाँ पर इसको रखा गया है। यानी पंजाब से लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी पर इसको एक अलग से जेल में रखा गया। और इसके जो सपोर्टर्स, इसके साथ के जो लोग थे वो भी अभी असम की जेल में ही हैं, लेकिन वो अलग अलग सेपरेट सेल के अंदर में बंद किए गए हैं। डिब्रूगढ़ जेल अपने आप में बहुत पुरानी जेल है, अंग्रेज़ों के समय की जेल है। सवाल यह है कि पंजाब से क्यों ले गए? पंजाब में अरेस्ट कर सकते थे, पंजाब की जेल में डाल सकते थे, लेकिन देखो पंजाब में अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि बवाल खड़ा कर सकते थे। जेल के आसपास दंगा हो सकता था, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को छोड़कर असम में लेकर गए डिब्रूगढ़ जेल में। अब जैसे मैंने बोला कि इस व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। वैसे इसके ऊपर कुछ और क्रिमिनल केसेस भी हैं, 6 अदर क्रिमिनल केसेस हैं, है ना। अब उस क्रिमिनल केसेस के लिए पहले कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट एनएसए एक्ट में ऐसा नहीं होता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कहानी अलग होती है, इसमें आप अरेस्ट कर सकते हो। अब ये एनएसए एक्ट क्या होता है, इस पूरे एक्ट को यहाँ पे बाकी पूरे आर्टिकल में समझाया गया है। आओ हम लोग एग्जामिनेशन के लिए जो इकलौती इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है इस पूरे के पूरे न्यूज़ से, वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि हाल ही में भी चर्चा में था। तो स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मैं आपको समझाऊंगा, इसका हिस्ट्री क्या था, प्लस आज के समय पर कैसे यूज़ किया जाता है, प्लस इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, यानी कि हर एस्पेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए किसी भी आर्टिकल के। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, यानी एक व्यक्ति को अरेस्ट करना ताकि यहाँ पे वो जो क्राइम करना चाहता है उसको फ्यूचर क्राइम करने से रोका जा सके। उसके ऊपर शक है तो उस क्राइम करने से यहाँ पर रोकने के लिए इस प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ देखने को मिलता है, यानी फ्यूचर क्राइम को रोका जा सके, इस वजह से यहाँ पर उस व्यक्ति को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। अब यहाँ पर ये जो एनएसए एक्ट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंटली भी चर्चा में था बिहार वाले केस की वजह से। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन की, किसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर शक है कि वो बिल्कुल फ्यूचर में क्राइम कमिट कर सकता है, तो उसको अगर इस प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है या अरेस्ट करना चाहिए, तो इसको लेकर संविधान में कोई चीज़ है क्या? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज भी जो है, यह बिल्कुल यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है, इसको अनुमति देता है कि यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर में रोक टोक लगाई जा सकती है। अगर वो व्यक्ति हमारे कंट्री की सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा पैदा करता है या वो खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल उसको रोका जा सकता है। ऐसा बात यहाँ पर खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किया गया है। और एक बात ये भी थी ना, यहाँ पर आप देख पाओगे आगे आर्टिकल 22 क्लॉज 4 को जब आप देखोगे तो वो ये बोलता है कि हमारे पास में कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ नहीं देखने को मिलेगा जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट तो कर ले लेकिन 3 महीने से ज़्यादा रख सके। यानी मान लो किसी के ऊपर शक है, वो फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, तो उसको यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत रख लिया गया। अब उसको अरेस्ट करने के बाद में केवल 3 महीने तक रख सकते हैं, ऐसा था अभी तक। और अगर 3 महीने से उसको आगे, मतलब 3 महीने से बढ़ाकर आगे भी उसको अरेस्ट करके रखना है जेल में, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड जो है ना, वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और वो यहाँ पर कारण बताएगी कि क्यों आगे यहाँ पर इसका जो अरेस्ट है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तभी यहाँ पर अरेस्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात आर्टिकल 22 क्लॉज 4 बोलता है संविधान का, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, यानी कि इसको अलाउ किया गया है। इवन एक बार ना क्या किया जा रहा था, 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई। अभी तक ये बोला जा रहा था कि केवल 3 महीने तक यहाँ पर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट करके रखा जा सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा था ना, जो बदलाव किया जा रहा था, वहाँ पर इसको कम करा जा रहा था, 3 महीने से घटाकर 2 महीने किया जा रहा था। हालांकि इसको अप्रूवल नहीं मिला, इसको यहाँ पे पूरी तरह से लागू नहीं करा, है ना। तो जो ओरिजिनल पीरियड था 3 महीने का, वो यहाँ पर स्टिल कंटिन्यू है। अभी भी यहाँ पे जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता है तो 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, जो हमारे पार्लियामेंट ने लॉज बनाए ना उसी के प्रोविजंस के तहत। तो ये सिंपल सी बात है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन
को लेकर संविधान क्या बोलता है ये तो आप समझ गए, ये भाषा क्या है ये भी आप समझ गए, होता क्या है ये भी आप समझ गए। अब इसका इतिहास समझते हैं, फिर उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन ही है। तो अगर हम लोग इतिहास देखें इसका, तो ये जो लॉज है ना, इस प्रकार से लोगों को रोकने के लिए ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। इवन यहाँ पे अंग्रेज़ों की दी हुई ये चीज़ है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये कानून है। यहाँ पे एक एरा चल रहा था जब बंगाल रेगुलेशन थर्ड आया ऑफ 1818, यानी 1818 के समय की हम लोग बात कर रहे हैं, 1818 की। तो उस समय पर सरकार को ज़्यादा पावर देने के लिए, सरकार की पावर्स को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इस प्रकार का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है वो लेकर आया गया, ताकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है जो पब्लिक ऑर्डर को अगर हानि पहुँचाए तो उसको सरकार उस समय की अरेस्ट कर सके, और उस व्यक्ति को यहाँ पे जुडिशल प्रोसीडिंग्स का जो समय है वो भी नहीं मिलता था, बस खाली यहाँ पर सीधा उसको अरेस्ट करना पड़ता था। ये पावर सरकार के पास में आ गई थी। तो 1818 में इस प्रकार का जो लॉ है वो स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद लगभग 100 साल बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने रोलेट एक्ट लेकर आए 1919 में। तो 1919 में लगभग 100 साल बाद रोलेट एक्ट लेकर आया गया, और इसने भी क्या किया कि अगर किसी पर्सन के ऊपर शक है तो उसको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में, ठीक है, आपने समझा, 1818, 1919, फिर देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। और देश की आज़ादी के बाद में इंडिया का पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल हम लोगों को मिल जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार है वो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 को लेकर आती है। तो 1950 में इंडिया में, खासकर जब देश आज़ाद हो चुका था, तो उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आया गया 1950 में। और ये एक्ट यहाँ पर कुछ समय बाद यानी कि 1969 में एक्सपायर भी हो गया था। तो जब ये 1950 में लाया गया, 1969 में एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होने के बाद में हमारे पास में कुछ इस प्रकार का एक्ट होना चाहिए। तो इसी प्रकार की एक सिमिलर चीज़ आई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यहाँ पर बिल्कुल ऐसी सिमिलर चीज़ है उसको लेकर आया गया, मतलब ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे यहाँ पर हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था। अब होता क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है इसको समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही पावर देती है कि वो दोनों ही सरकारें क्या कर सकें, एक व्यक्ति को आगे क्राइम करने से या हमारी देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालने से रोक सके। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ताकि वो पब्लिक ऑर्डर में कोई डिसरप्शन ना क्रिएट करे, पब्लिक ऑर्डर में यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ ना क्रिएट करे। तो इसके लिए भी यहाँ पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, संविधान में मेंशन्ड है कि अगर यहाँ पे किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है तो लगभग उसको 3 महीने तक डिटेन कर सकते हैं। उसके अगर आगे का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड चाहिए होगा, वो यहाँ पर कारण बताएगा, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो मैक्सिमम पीरियड है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का वो 12 महीने का है। 12 मंथ्स तक यहाँ पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, यानी कि 1 साल तक यहाँ पर उसको डिटेन रखा जा सकता है। तो क्या इसके बाद भी टाइम बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो टर्म है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर सरकार को कोई और सबूत मिल जाए कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है, अभी भी शक है, तो यहाँ पर वो जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। प्लस जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लागू होता है, इसके तहत अरेस्ट किया जाता है, तो उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो भी छीन लिए जाते हैं, उसको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। यानी कि अगर वो पूछेगा कारण क्या है मुझे अरेस्ट करने का, तो कारण भी नहीं बता सकते, ठीक है। जो राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न है ना, ये भी आप नहीं दे सकते, वो राइट्स वगैरह सब उससे छीन लिए जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या कोई कैदी कारण पूछ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आपने सीआरपीसी पढ़ा है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 50 यहाँ पर यही मेंशन करता है कि राइट टू इन्फॉर्म करके जो हक है ये सभी के पास में है कि यहाँ पे वो पूछ सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया। लेकिन अगर किसी के ऊपर एनएसए लागू हो जाए तो यहाँ पर वो उसका जो ये हक है वो भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको लमसम कह सकते हो 5 दिन तक अरेस्ट कर सकते हैं बिना बताए, बिना कारण बताए। उसको कारण बिना बताकर भी 5 दिन से अरेस्ट किया जा सकता है। और मान लो कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसको 10 दिन तक यहाँ पर बिना कारण बताए अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसके पास में नहीं रहते हैं जब भी उसके ऊपर एनएसए लागू होगा। फिर उसके बाद में सीआरपीसी का ही जो हमारा सेक्शन 56 है और सेक्शन 76 है, ये क्या बोलता है, ये उस पर्सन को यहाँ पे एक तरीके से राइट देते हैं कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे उसको अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने उसकी पेशकश होनी चाहिए, कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है हमारे संविधान का, वो ये मेंशन करता है कि कोई भी यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन है जिसको अरेस्ट किया है इसी केस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में, तो उसके एक राइट है, जैसे राइट टू कंसल्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप उससे नहीं छीन सकते। राइट टू कंसल्ट हो गया, या फिर
वो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करना चाहता है एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है उसकी चॉइस की होनी चाहिए, वो चीज़ें आप नहीं छीन सकते उसके साथ में। ठीक है, तो ये संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 मेंशन करता है। तो आई होप आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट समझ में आ चुका है। पहले हमने समझा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, मीनिंग समझा, उसका इतिहास समझा, और अभी हमारा संविधान क्या बोलता है, फिर उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या बोला गया है। अब होता यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की काफ़ी बार निंदा होती है, काफ़ी बार यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तहत ना एफआईआर वगैरह होती नहीं है। जब भी आप किसी के ऊपर एनएसए लागू करते हो ना, तो एफआईआर वगैरह दर्ज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अरेस्ट कर लो। तो यहाँ पे इस चक्कर में एनएसए किन किन लोगों के ऊपर कितने कितने बड़े लेवल पर लागू हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास में रहता नहीं है। क्योंकि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये एक बॉडी है, इस बॉडी का क्या काम है, पूरे साल के अंत में एक रिपोर्ट लेकर आता है और ये बताता है इस साल में कितने कितने क्राइम हुए हैं, कौन कौन से क्राइम हुए हैं, किस किस वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। ये पूरा डेटा यहाँ पर ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रस्तुत करता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है क्राइम डेटा को लेकर। लेकिन ये एनएसए के केसेस को अपने पास में इंक्लूड नहीं कर पाता, इसमें एनएसए का डेटा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का डेटा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसमें एनएसए के तहत कोई भी एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं की जाती है। जब एफआईआर रजिस्टर नहीं है तो कोई डेटा रिकॉर्ड वगैरह होता नहीं है, तो हमें कोई फिगर नहीं पता चलती कि एग्जैक्ट नंबर में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है इस एनएसए के तहत। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सरकार है वो कभी कभी एनएसए का यूज़ करती है एज अ एक्स्ट्रा जुडिशल पावर, अलग से किसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एनएसए का यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसा यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो उसका कोई ये यूज़ नहीं मिसयूज़ है, इसका दुरुपयोग भी होता हुआ नज़र आता है, कई बार ये बोला जाता है। तो इसका क्रिटिसिज्म भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, हर एक एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगले आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल में बात की जा रही है स्मगलिंग ऑफ गोल्ड की, यानी कि जो गोल्ड है, जो सोना है, वो भारत बहुत सारा गोल्ड इम्पोर्ट करता है। कितना कितना इंपोर्ट करता है अभी मैं बहुत सारा डेटा आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो जब गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें स्मगलिंग भी होती है। स्मगलिंग मतलब अवैध तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से गोल्ड को ले आया जाता है हमारे देश के अंदर में। तो इस केस में कई सारे लोगों को अभी अरेस्ट किया गया और बोला गया है कि 2022-23 में, जो 2022-23 वाला साल है ना, इस पूरे साल में जो स्मगलिंग है गोल्ड की वो डबल हो चुकी है। 2021-22 से कंपेयर करोगे तो 2022-23 में ये स्मगलिंग डबल हो चुकी है। बहुत सारा गोल्ड अवैध तरीके से इंडिया में लेकर आया गया और उसमें से कई गुना गोल्ड तो हमने जब्त कर लिया है, एयरपोर्ट्स के ऊपर सीज़ कर लिया गया है वो। तो कितना कितना सीज़ किया गया, तो बोला जा रहा है 2022-23 में सबसे ज़्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड पकड़ा गया है। कितना? लगभग 604 किलोग्राम, बिल्कुल किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। 604 किलोग्राम एक साल में मुंबई एयरपोर्ट पर ये गोल्ड को जब्त किया गया। उसके बाद में दिल्ली में लगभग 374 किलोग्राम, चेन्नई में 306 किलोग्राम, कैलिकट में 291 किलोग्राम, कोचिन में 154 किलोग्राम, हैदराबाद में 124 किलोग्राम। तो ये इतने 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा यहाँ पर जो गोल्ड है 2022-23 में सीज़ किया है इन सभी एयरपोर्ट से। और भी एयरपोर्ट्स के नाम हैं बट ये मेजर एयरपोर्ट्स हैं। तो लमसम अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो बोला जा रहा है टोटल 4000 किलोग्राम, कितना? 4000 किलोग्राम जो स्मगल वाला गोल्ड है वो अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में यहाँ पर पकड़ा गया है। और इसी केस में लगभग एयरपोर्ट्स के 29 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो एयरलाइन एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, उनको इसी स्मगल केस के अंदर में कह सकते हो कि अभी धर लिया गया है। उनके अगेंस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा जो चार्जेस हैं वो लगे हुए हैं। अब बोला ये जा रहा है कि ये तो अमाउंट वह है जो हमें पता चल गया, जितना गोल्ड हमने जब्त कर लिया वो तो पता चल गया। अभी ऐसा है कि बहुत सारा गोल्ड और भी स्मगल हो गया होगा जिसमें लोग सक्सेसफुल हो चुके होंगे, सक्सेसफुल इंडिया में आ चुका होगा वो इलीगल तरीके से, है ना। ये तो वो नंबर बताया जा रहा है जो पकड़ा गया है, जो आँख के सामने है। बस अभी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है अगर हम इसके टोटलिंग करें तो ये क्लियर हुआ। अब इसी के बेसिस पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा पिछले साल की कहानी को लेकर समझेंगे। एक दो बॉडीज़ बीच बीच में आएंगी, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो रिसेंटली भी यहाँ पे अभी लगभग आज से 3-4 महीने पहले की बात है, यानी दिसंबर की बात है पिछले साल के, तो हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर बोला भी था अपने ऑफिशियल से कि देखो ये हायर गोल्ड इंपोर्ट और स्मगलिंग में क्या रिलेशन है। तो बताया गया कि हाँ बिल्कुल एक बहुत अच्छा रिलेशन है, यानी कि हमेशा ये देखने को मिला है
जब जब देश में गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है, जब जब हमने अपने देश में बहुत सारा गोल्ड परचेज़ किया है, तब तब गोल्ड की स्मगलिंग भी बढ़ती हुई नज़र आई है। ठीक है, अब इंडिया में कितना गोल्ड स्मगल होता है इसको समझते हैं। अब एक आई है रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट डीआरआई की, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये कौन सी बॉडी होती है ये भी आपको आगे बताऊंगा। तो डीआरआई के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इंडिया में स्मगल जो होता है ना गोल्ड, इसकी एक पूरी रिपोर्ट आती है, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22। ये 2022-23 का तो डेटा हमने डिस्कस कर लिया, कितना किलोग्राम तक गोल्ड जो है भी स्मगल किया गया। इससे पिछले वाले साल की बात कर रहा हूँ, 2021-22 में एक जो 2021-22 की रिपोर्ट है वो ये बोलती है 833 किलोग्राम जो है गोल्ड स्मगल किया गया था, 833 किलोग्राम। बोला जा रहा है 500 करोड़ रुपए का जो गोल्ड है वो यहाँ पर 2021-22 के अंदर में जब्त किया गया था। और 2021-22 से पहले 2020-21 में भी स्मगल हुआ करता था, बहुत लंबे समय से स्मगलिंग चल रही है, लेकिन 2020-21 में इतना स्मगलिंग नहीं हुई थी क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था, तो फ्लाइट वगैरह इतनी चली नहीं पाई, इस चक्कर में ज़्यादा स्मगल नहीं हुआ। लेकिन 2021-22 में वापस इसने अपनी पकड़ पकड़ी और 2022-23 में तो अल्टीमेट लेवल पर गोल्ड की स्मगलिंग की गई है। फिर बोला गया कि अगर आप लगभग कह सकते हो कि अगस्त 2020 से पिछले 5 साल अगर देखना स्टार्ट करो, पिछले 5 साल, तो उस पिछले 5 सालों में 11 टन, कितने 11 टन के आसपास जो सोना है वो जब्त किया गया है। कितने केसेस में? लगभग 16,500 से ज़्यादा स्मगलिंग के केसेस नज़र आए एयरपोर्ट्स में, पूरे इंडिया भर में अलग अलग एयरपोर्ट्स में 16,500 से ज़्यादा केसेस निकल कर आए स्मगलिंग के, जिसके तहत इतना टन जो सोना है वो पकड़ा गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि स्मगलिंग एक बड़े लेवल पर हो रही है इंडिया के अंदर में गोल्ड की। फिर उसके बाद में गोल्ड से संबंधित हमारे पास में एक बॉडी है WGC, जिसको हम लोग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग बात करें तो जो स्मगलिंग है वो बढ़ती जा रही है, और 2022 की जो 2022-23 की स्मगलिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अनुमान लगा लिया था बढ़ जाएगी, और बिल्कुल वो बढ़ती हुई नज़र आई है। अभी हमने डिटेलिंग डिस्कस की है। और आज से पिछले 10 सालों का अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा केस निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु और केरला ये दूसरे तीसरे नंबर पर है जहाँ पर स्मगलिंग के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। हम बात करें गोल्ड की स्मगलिंग की, ठीक है। सवाल यह है कि इंडिया में इतना गोल्ड स्मगल हो कहाँ से रहा है, रास्ता कौन सा है ये? तो बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला जो रीजन है ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहीं से सबसे ज़्यादा स्मगल होता है। डीआरआई की रिपोर्ट ने यह बताया है कि 73%, मतलब जितना भी टन में सोना पकड़ा गया उसका 73% जो सोना है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे म्यांमार या बांग्लादेश से आया है, और 37% यहाँ पर जितना भी गोल्ड 2022 में जब्त किया गया था वो म्यांमार से आया था, 20% वेस्ट एशिया से आया है। तो सबसे बड़ा रोल म्यांमार और बांग्लादेश, यानी म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर के पास में जो 2 कंट्रीज़ हैं, ये सबसे बड़ा रास्ता है जहाँ से गोल्ड की स्मगलिंग भारत में हो रही है। बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यहाँ पर सजेस्ट किया है, बताया है कि जो स्मगल गोल्ड है ना ये पहले म्यांमार में आता है चाइना से, फिर उसके बाद में म्यांमार से इंडिया वगैरह में यहाँ पर इसकी स्मगलिंग की जाती है। क्लियर हुआ? अब सवाल यहाँ पर यह कि इंडिया इंपोर्ट कितना करता है। अब हम स्मगलर की बात नहीं कर रहे, स्मगल का मैटर खत्म हो गया। अब बात करें भारत कितना गोल्ड खरीदता है। देखो गोल्ड इंपोर्ट अगर हम ऑफिशियल चैनल के माध्यम से यानी लीगली हम कितना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे 2020-21 में हमने 2.5 लाख करोड़ का गोल्ड परचेज़ किया था, 2021-22 में ये बढ़कर 3.44 लाख करोड़ का हो गया है। क्लियर हो गया? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो बॉडी है ना, इसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम करता है चाइना के बाद में, यानी चाइना नंबर 1 और इंडिया नंबर 2। क्लियर हुआ? एक स्पेशल बात और ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है तो कैसा फॉर्म का गोल्ड होता है वो, तो वो होता है गोल्ड डोर बार। कौन सी बार होती है? डोर बार। आपसे पूछा जाए कौन से फॉर्म का वो गोल्ड होता है तो डोर बार में हम लोग यहाँ पे गोल्ड को मंगाते हैं। डोर बार क्या होता है ना, ये प्योर गोल्ड नहीं होता, सेमी प्योर अलॉय होता है गोल्ड एंड सिल्वर का। इसको रिफ़ाइन किया जाता है, रिफ़ाइन करने के बाद में इसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे इससे सोना निकाला जाता है। यानी जो ये पूरी बार है जिसमें और बहुत सारा डस्ट भी है, तो इसमें लगभग केवल 50 से 75% तक प्योर गोल्ड होता है, तो उस बार से हम गोल्ड को निकालते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग गोल्ड डोर बार के नाम से जानते हैं। पिछले 5 सालों में हमने गोल्ड डोर बार को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा बोला गया। ये सारी बातें डीआरआई ने मेंशन करी हैं। किसने? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तो डीआरआई क्या है, आओ थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। डीआरआई बेसिकली यहाँ पर ये इंडिया की एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है, यानी कि इस प्रकार की स्मगलिंग को लेकर यहाँ पे ये काम करती है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये स्टेप उठाती है। इसका काम इन्वेस्टिगेशन करना भी है, प्लस ऑपरेशन वगैरह चलाने का काम भी ये करती है।
ये बॉडी किसके अंडर में काम करती है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। तो इसी बॉडी के तहत यहाँ पर हमारा डीआरआई वर्क करता है। डीआरआई को कौन हेड करता है? तो एक डायरेक्टर जनरल होते हैं जो कि यहाँ पर हेड करते हैं, और वो डायरेक्टर जनरल बेसिकली एक स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं, तो वो हेड करते हैं डीआरआई को। डीआरआई का मेन काम यह है कि इंडिया का जो नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है इसकी सुरक्षा करना। कैसे सुरक्षा करना? जो हथियार होते हैं या कोई गोल्ड है या कोई ड्रग्स हैं या कोई फेक इंडियन करेंसी है ना, या जानवर हैं या कोई एनवायरमेंटल प्रोडक्ट है, इसकी स्मगलिंग को रोककर, इसकी स्मगलिंग को रोककर हमारी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बचाने का काम करता है डीआरआई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो ये हेडक्वार्टर भी ध्यान में रखना, वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब इसके बराबर में ही एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। सूडान में क्या हो रहा है आपको मैंने पढ़ा दिया है, लगभग 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। सूडान में जो बवाल हुआ है, लड़ाई हो गई है। सूडान में एक तरफ उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है और दूसरी तरफ उनकी आर्मी है, आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के बाद में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, कई सारे लोग मारे गए, 400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इंडियंस की भी जान जा रही है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस अभी सूडान में हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, उन लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की है, सूडान से निकालने की कोशिश की है। भारत ने एयरक्राफ्ट, शिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भेज दी हैं ताकि सूडान से हम अपने लोगों को निकाल सकें, सुरक्षित निकाल सकें, क्योंकि हालात वहाँ पे ख़राब हैं और दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा, यहाँ पर कुछ बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, इतनी सी चीज़ ध्यान में रखना। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल थोड़ा रेलिवेंट है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। आपने कभी ना कभी पॉन्जी स्कीम का नाम सुना होगा कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है। हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी तो पता होगा, एक का डबल करना है ना, 2 दिन में पैसा डबल। तो वो पैसा डबल कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। तो वो पैसा डबल करने की जो स्कीम है ना, वो फ्रॉड स्कीम है, उसी को आप पॉन्जी स्कीम कह सकते हो। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पॉन्जी स्कीम और पॉन्जी ऐप्स के बारे में बात करती हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो जल्दी क्या करेगी, ये जो पॉन्जी ऐप हैं, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुके हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, पैसा लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारे के एप्लीकेशंस पैसा लेकर भाग जा रहे हैं। तो आप कहोगे लोग इतना बेवकूफ़ हैं, एक को देख के तो सीख जाएंगे। नहीं, इनकी चालाकी है, कैसे यहाँ पर ये लोगों को फंसाते हैं अपनी जाल में, मैं आपको वो दिखाऊंगा आगे, है ना, वो समझाऊंगा आगे। तो ऐसा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि केंद्र सरकार जल्दी कदम उठाएगी और इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं या जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेगी। क्लियर हो गया? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात यहाँ पर बोली है। संडे में एक डिस्कशन चल रहा था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, तब ये सारी बातें मेंशन की गई। साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि पॉन्जी ऐप को तो हम ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ देखो जो क्रिप्टो करेंसी है इसको लेकर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी ना, दुनिया भर के फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ में जो हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के दौरान यहाँ पे फोकस किया गया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में, कि क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? देखो, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। आपने कई बार नाम सुना होगा, इसको समझना बहुत टिपिकल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो करेंसी है ये ऑनलाइन चल रही है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में नोट होगा आज, अगर आपके हाथ में नोट है तो उस पर आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, उनके गवर्नर का साइन है, यानी कि जो करेंसी इंडिया में है उसके ऊपर एक रेगुलेशन है और वो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है उस करेंसी को। ऐसे हर एक देश का सेंट्रल बैंक होता है जो कि उसकी करेंसी को रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर कोई बॉडी नहीं बैठी है, कोई भी उसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी दुनिया भर में इसका जो कह सकते हो क्रेज़ है ना, वो बढ़ता जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी आई, एल सल्वाडोर और ऐसी कंट्रीज़ कुछ हैं जिन्होंने अपना एज अ नेशनल करेंसी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसी को। अब क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट की तरह है, आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भी यहाँ पर होता रहता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और बहुत तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कई बड़े बड़े लाखों लोगों के मैंने लाखों लॉस देखे हैं कि कितने लॉस हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली फ़ायदा भी बहुत होता है अगर यहाँ पर पेशेंस है और टैलेंट है यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाने का। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी ने बता दिया लगा दो पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में अपने आप से चीज़ों को एनालाइज करना होता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो कमेंट भी करते, सर हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कहाँ पर लगा सकते हैं। देखो, ऐसी अगर कोई भी बता दे आपको तो कोई बात नहीं, ऐसा काम बन जाए, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। किसी की बातों के ऊपर कभी विश्वास करके कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
खुद से रिसर्च करो, खुद से एनालिसिस करो, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ मुझे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। खैर वो टॉपिक अलग है, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है? देखो कंप्यूटर्स में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग की जाती है, बहुत प्रोग्रामिंग होती हैं, लगातार कंप्यूटर चलते रहते हैं, उसके बाद जाके हमें क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, यानी बिटकॉइन, इथेरियम, इस प्रकार की जो चीज़ें वो हमें मिल जाती हैं, है ना। फिर लोग यहाँ पे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आजकल लोग इसे एज अ ट्रांजैक्शन भी यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडिया चाहता है इसको रेगुलेट किया जाए, और जो G20 कंट्रीज़ हैं वो सब चाहती हैं रेगुलेट किया जाए, वो सब अग्री कर चुकी हैं कि हाँ इसका रेगुलेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स को ख़त्म कर देगा। अब सपोज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके हाथ में सब कुछ है भाई, इसी के हाथ में सारी करेंसी है, ये करेंसी सारी की सारी RBI रेगुलेट कर रहा है, सारा कंट्रोल RBI के हाथ में है ना। अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में चलने लगती है, आप दुकानों पर भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने लगते हो, सारा काम ट्रांजैक्शन होगा, सब कुछ क्रिप्टो में चल रहा है, RBI का क्या काम होगा? बैंक का क्या काम होगा? कोई काम होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन है ही नहीं, कोई दूसरी बॉडी ही नहीं है जो कि इसको मॉनिटर कर रही है। तो इस चक्कर में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि बिल्कुल एक कदम उठाया जाए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। अब ये तो हमने एक पार्ट कवर किया इस टॉपिक का, दूसरा पार्ट है पॉन्जी ऐप। पॉन्जी ऐप या पॉन्जी स्कीम, मैं आपको पॉन्जी स्कीम के बारे में समझाऊंगा पहले, तो उस पॉन्जी स्कीम को समझने के बाद आप पॉन्जी ऐप के बारे में अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पॉन्जी ऐप को तो ख़त्म ही करने के बारे में चर्चा की जा रही है। आओ समझते हैं पॉन्जी स्कीम क्या होती है। ये बेसिकली एक फ्रॉडलैंड स्कीम होती है, एक बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर होता है जो पैसा इकट्ठा करता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक ग्रुप है, एक सेकेंड रुको, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लियर रहेगा। सपोज़ यहाँ पे एक ग्रुप यह है A। अब इस ग्रुप में यहाँ पर 4-5 लोग हैं, अब ग्रुप है तो यहाँ पर थोड़े लोग होंगे ही। एक ग्रुप है B, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं, और ये सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर यानी कि पैसा निवेश करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्कीम्स में। अब एक अलग से बंदा आया जो कि चालाक है ना, ये अलग से बंदा आया, इसने दिखा दिया कुछ ऑफिशियल पेपर, नकली पेपर वगैरह तैयार करे और अपना एक स्कीम के बारे में बता दिया। पहले यहाँ पर एक ग्रुप के पास में ये गया जाता है बंदा, और इनके पास में जाने के बाद में बताता है इन्हें, पहले एक व्यक्ति को यहाँ पर फंसाएगा कि भाई ये स्कीम है, आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, यानी 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। अब होता यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इसकी बातों में आ गया और इसने जो पैसा है इसको दे दिया, इसकी स्कीम में लगा दिया। अब होता यह है कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि ये जो पैसा है इसने लगा दिया, और ऐसे इसने 2-4 लोगों को और फंसा लिया ग्रुप A से। इसके पास में ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब जब ढेर सारा पैसा इकट्ठा हुआ तो वो पैसा लेकर सीधा सीधा यहाँ पर ये पहुँच गया B के पास में। अब वो पैसा लेकर, मतलब इनको देगा नहीं, B के पास में गया और इनसे भी यहाँ पर इसी प्रकार की चालाकी करके जो पैसा है वो उठा लिया। बहुत सारा पैसा इसको यहाँ से ही मिल गया। अब वो जो पैसा इसको यहाँ से मिला ना, इसने क्या कर दिया, जो पैसा इसे B ग्रुप से मिला, उसने वो जो पैसा है वो एज अ रिटर्न A को दे दिया, ठीक है। जो A वाले ग्रुप वाले लोग थे तो खुश हो गए कि भाई हमारा तो डबल हो गया पैसा, जबकि इस व्यक्ति ने क्या किया, इन्हीं का पैसा उठाया और रख लिया एक जगह पर। अब ये दूसरे ग्रुप के पास में गया, वैसे उनसे पैसा उठाया और उस पैसे को लगाकर रिटर्न के तौर पर इसको दे दिया इन लोगों को। अब लोग जो है बाकी सारे लोग देखकर खुश हो गए कि भाई यार इनका तो पैसा डबल हो गया। अब लोगों ने भी भर भर के, एकदम से विश्वास हो गया लोगों ने भर भर के जो पैसा है इस व्यक्ति को देना स्टार्ट कर दिया। और एक मैक्सिमम लिमिट को टच करने के बाद में जो व्यक्ति है अब ऐसे ही पैसा इकट्ठा कर लेगा बहुत सारा। अब इकट्ठा करने के बाद में सीधा 1 साल तक पैसा इकट्ठा किया, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, और जैसे ही पैसा इकट्ठा हुआ फरार, भाग गया वो पैसा लेकर। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो फ्रॉडस्टर है ये काम करते हैं। ये जो टर्म है ना पॉन्जी स्कीम, नाम इसको पॉन्जी क्यों दिया गया है, ये जो वर्ड है ये आया है 1919 से। एक इटालियन कॉनमैन है जिनका नाम है चार्ल्स पोंजी, तो इन्हीं के नाम के ऊपर ये भी ये हरकत कर रहे हैं, इन्हीं के नाम के ऊपर ये पॉन्जी स्कीम दी गई है, ठीक है। ये व्यक्ति US में जाते हैं 1882 में और बहुत सारा पैसा बना लेते हैं ऐसी फ्रॉड स्कीम्स चला कर। इस वजह से यहाँ पर इनके नाम पर ये पॉन्जी स्कीम का नाम दिया गया है। ये बेसिकली एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया एक जगह से पैसा उठाकर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर थमा देना, ठीक है। जो रिटर्न्स फॉर ओल्ड इन्वेस्टर्स बाय एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर, एक नया इन्वेस्टर आएगा, पैसा आएगा, वो पैसा उठाकर पुराने वाले को दे देना। लोग प्रभावित होंगे, देखेंगे, कहेंगे यार काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, और सीधा सीधा यहाँ पर उनको कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो सीधा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इसके पास में। और जब एक लेवल पर पैसा इकट्ठा कर लेगा सीधा यहाँ पर ये फरार हो जाएगा, भाग जाएगा पैसा लेकर, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। और ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर में,
है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस है और इससे बिल्कुल होशियार रहना ज़रूरी है। कई एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब वो जो एप्लीकेशन उसमें बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता थोड़ी ना है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपने पैसा वहाँ पे डाला, इन्वेस्ट किया, क्या वो इन्वेस्टमेंट हुआ वहाँ पे, आपने ऐसा मतलब कर तो दिया अपनी साइड से, लेकिन वो ऑफिशियली हो चुका है या नहीं हो चुका है ऐसा कुछ नहीं पता। हो सकता है वो एप्लीकेशन अपने पास में पैसा रख रहा हो, एक सर्टेन लिमिट अमाउंट को टच करने के बाद में सीधा वो एप्लीकेशन बंद होगा, क्रैश होगा और वो पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सरकार मेंशन कर रही है। अब सवाल यह है कि इस ऐसी जो पॉन्जी स्कीम है इसके खिलाफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भारत में नहीं है क्या? देखो कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशन। पॉन्जी स्कीम्स को बैन किया गया है एक एक्ट के अंदर में। उस एक्ट का नाम है प्राइस जेट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। तो 1978 के एक्ट के तहत ही ऐसी हरकतों को बैन कर दिया गया है। इवन यहाँ पर देखो ये एक सेंट्रल एक्ट है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है, बट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, वो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है इस कानून की, वो यहाँ पर इसको लागू करने का काम करती है। प्लस यहाँ पे पॉन्जी स्कीम वाले जो मैटर हैं वो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी हैंडल करता है। और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से एक्ट के तहत, कौन से कानून के तहत हैंडल करता है, तो वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्लियर हो गया। उसके बाद में ऐसे ही जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसके तहत भी यहाँ पर इसको बैन कर रखा है फ्रॉडलेंट स्कीम्स को। और बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मैंने लास्ट वाला एक्ट आपको बताया है ना, और जो एक्ट मैंने आपको बताए हैं कि अगर कोई फ्रॉडस्टर पकड़ा जाता है इस प्रकार की हरकत करते हुए तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट दी जा सकती है। और वो पनिशमेंट हल्के से भारी तक जा सकती है, यानी 1 साल की जेल हो सकती है, 1 साल की जेल को बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है, या फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है 2 लाख रुपए का। और 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अगर वो नहीं सुधरता और बड़े लेवल पर फ्रॉड कर रहा है तो 50 करोड़ तक का यहाँ पर उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी सज़ा है इस पॉन्जी स्कीम के अंदर में जो फ्रॉडस्टर हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, क्या बात कर रहा है, साउथ अफ्रीकन चीता के बारे में। कहोगे वापस चीता? हाँ, हर 10-15 दिन बाद ये चीता न्यूज़ में आ जाता है, तो आपने पढ़कर जाना है एग्जामिनेशन के लिए। अभी आपको पता है हमने जो साउथ अफ्रीका है और एक तरीके से नामीबिया है, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीता को मंगाया भारत में। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उन चीता को छोड़ दिया गया। हाल ही में एक जो फीमेल चीता है उसकी डेथ हो जाती है, साशा नाम था उस चीता का, मैंने बताया था ना, तो उसकी मृत्यु हो गई थी रिसेंटली किडनी फेलिंग की वजह से। 27 मार्च की बात है। अभी कल फिर से एक नया केस निकल कर आया है, एक और चीता जिसका नाम है उड़ान, उसकी भी डेथ हो गई है। वो 6 साल का था लेकिन वो मर चुका है। तो दूसरा चीता मर चुका है जो अफ्रीका से लेकर आया गया है। और ये जो चीता मरा है अब की बार उड़ान कह रहा हूँ, उदय की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो अब की बार जो दूसरा वाला चीता मरा है ना, बोला जा रहा है ये लंबे समय से बीमार था, इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ट्रीटमेंट देते देते यहाँ पर इसकी डेथ हो गई है। क्लियर हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं चीता की, तो आपको पता है 2 प्रकार के चीता होते हैं, एक होते हैं एशियाटिक चीता और दूसरे होते हैं अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता जो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, एशियाटिक चीता जो पूरे एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में पाए जाने वाले चीता बहुत कम है, 40-50 ही बचे हैं, और वो 40-50 केवल और केवल ईरान नाम के देश में हैं और कहीं पर भी नहीं है। भारत में भी एशियाटिक चीता पाए जाते थे, बट यहाँ पर 1952 में ही इनको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया, विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया, ये ख़त्म हो चुके हैं इंडिया से। अब इसी वजह से हमने सोचा कि मध्य प्रदेश का जो कुल्लू नेशनल पार्क है, जहाँ पर भारत में पहले 1952 से पहले चीता पाए जाते थे, हमने सोचा क्यों ना यहीं पर चीता को वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो इसके लिए हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ को चुना, क्योंकि अफ्रीका में हज़ारों की कगार में हर कंट्री में चीता देखने को मिल जाता है। तो हमने सोचा नामीबिया से या साउथ अफ्रीका से चीता मंगाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाए। हमने कुछ चीता मंगाकर छोड़ा, उसमें से अभी यहाँ पर 2 चीता की डेथ हुई है। क्लियर हो गया। चलो चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों आज हमारे पास में इकलौता एडिटोरियल है, वो भी प्रीमियम आर्टिकल है। अब मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद द ड्रैगन। अब ये जो एडिटोरियल है थोड़ा रेलिवेंट है। मनमोहन बहादुर साहब ने यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। इसमें इन्होंने समझाया है कि चाइना कैसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है ना, और चाइना लगातार अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो इंडिया को भी डिफेंस के मामले में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। इंडिया को अपने डिफेंस एक्विजिशन प्लान के अंदर में चेंज करनी होगी, यानी कि लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यहाँ पर चाइना की साइड से कोई गलत हरकत होगी तो हमें लड़ने के लिए रेडी होना होगा। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हम समझेंगे बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट्स के तौर पर। और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के, वो सब मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये एडिटोरियल है डीलिंग विद चाइना करके, आओ समझते हैं।
पहले हम समझेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों लिखा गया है। और ध्यान रखना, आज का जो आपका मेंस का क्वेश्चन होगा ना, वो मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के बेसिस के ऊपर होगा, तो बहुत अच्छे से सुनना है और उसके बाद में अपना मेंस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बोला ये क्या है कि देखो, इंडिया चाइना के रिलेशंस में हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। चिंताएं बढ़ चुकी हैं, इन दोनों के यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ चुके हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है वो लगातार डाउनवर्ड होते चले जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब चाइना की साइड में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक वॉर की तैयारी की जा रही है, हम लोग ऐसा यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी देखने को मिलती हैं। इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? चाइना की हरकतों की वजह से। चाइना बार बार यहाँ पर इंडिया को पोक कर रहा है हर चीज़ पर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जगहों के नाम बदलने स्टार्ट कर दिए, है ना। इंडिया का जो मीडिया पर्सनल है उसके वीज़ा को मना कर दिया। हमारा जो प्रेसिडेंट वहाँ के चाइना का प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है अभी कि वॉर के लिए तैयार रहो, है ना, युद्ध के लिए तैयार रहो। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर हरकतें हैं वो चाइना की साइड से देखने को मिली हैं। इसकी वजह से जो रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी तरह से डाउनवर्ड जा चुके हैं। और ये इवेंट कहीं ना कहीं बहुत सारी और चिंताएं बढ़ा रही हैं कि बिल्कुल हमें यहाँ पर एक वॉर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट अपनी साइड से स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है ये हमारी निगरानी में आता है, यानी भारत की डिफेंस पर्सपेक्टिव से कैसे तैयारी, हमारे पास में हथियार, वेपन्स या एक तरीके से जहाज़, ये जो भी चीज़ें हमारे पास में कितने बड़े लेवल पर अवेलेबल है इसको देखना होगा। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, एक कमेटी है जिसने डिफेंस के ऊपर एक मेजर फोकस किया है, और मेजर फोकस करते हुए बोला है कि बिल्कुल हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना होगा, हमें अपनी फोर्सेस को और बेहतर करना होगा, और यहाँ पर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर लेकर आनी होगी, इनके अंदर इंक्लूड करनी होगी ताकि हम इनको एडवांस बना सकें। तो राइटर ने ये मेंशन किया। अब राइटर बोलता है कि इंडिया चाइना के बीच की जो लड़ाई है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे का कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट आज से नहीं आ रहा है, 75 सालों से यहाँ पर विवाद चल रहा है। इंडिया चाइना के रिलेशंस आप देख पाओगे कॉन्फ्लिक्ट में है। पहले हम कॉपरेशन में रहा करते थे, बट ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके बीच बीच में बढ़ते चले गए, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कोई नया है, लंबे समय से चाइना के इंटेंशंस काफ़ी ख़राब ही हैं। और जो सबसे सीरियस एपिसोड बनकर आया था वो आया था 2020 में, कोरोना के दौरान, लद्दाख में गालवान वैली के अंदर में, जब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक भिड़त हो गई थी, आमने सामने यहाँ पर खड़े हो चुके थे चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स। फिर 2020 के बाद में 2022 में फिर से एक झड़प हुई इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में, खासकर अरुणाचल प्रदेश में तवांग वाले रीजन में। जो ऑब्जर्वर्स हैं दोनों तरफ यहाँ पर बॉर्डर के, वो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो कन्फ्रंटेशंस है, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये 2013 से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 2013 के बाद से रिलेशंस और ख़राब हो गए। पहले थोड़े बहुत मेंटेन थे, उससे पहले 1962 में वॉर भी हो गया था चाइना और इंडिया के बीच में, तब भी रिलेशंस ख़राब थे लंबे समय तक। बट 2013 तक थोड़े बहुत रिलेशन ठीक हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर से रिलेशंस डाउनवर्ड जाना चालू हो गए। फिर उसके बाद में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वो एग्जिस्टेंस में आता है। यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया है ना, वो पहले नहीं था। वो 1962 की जो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी उसके बाद यहाँ पर बनाया गया। और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। वेस्टर्न सेक्टर जहाँ पे लद्दाख वाला रीजन है, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला। ये एरियाज़ यहाँ पर इंडिया चाइना को डिवाइड करते हैं, इनके बीच का जो बॉर्डर है वो सेटल डाउन किया गया। और एक प्रॉब्लम आज के समय पर और देखने को मिल रही है। आज के समय में इंडिया और चाइना का जो ग्रोइंग गैप है, यानी कि जिस तरीके से ये दोनों देश ग्रो कर रहे हैं, वो गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है। चाइना की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इनकी इकोनॉमी है, वो भारत से 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी चक्कर में यहाँ पर इंडिया के लिए थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी बन सकती है, ऐसा मेंशन किया गया। और पहले भी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ बनी है बहुत सारी इसी कारण की वजह से। फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का चांस एक ये भी है, मतलब कारण ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बॉर्डर के पार अपनी साइड तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन जब जब इंडिया बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है, तब तब चाइना की ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया को रोकना चाहती हैं, जबकि खुद यहाँ पर वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राइटर ये बोलते हैं, व्हाट हैव बीन द बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी कि आखिरकार जब इतने विवाद रहे हैं लंबे समय से, तो क्या कभी कोशिश की गई है दोनों के रिलेशंस को मेंटेन करने की, दोनों के जो विवाद हैं उनको सेटल करने की? तो देखो, एक अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इस अग्रीमेंट को 1993 में साइन किया गया था, जहाँ पर मेन फोकस था हमारा कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिकग्निशन दें और जो बॉर्डर विवाद है उनको ख़त्म कर दें।
फिर ऐसे यहाँ पर एक और दूसरा एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम था अग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग LAC। इसको 1996 में साइन किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, जो अग्रेशन वगैरह है वो ख़त्म कर सकें। अगर कोई ट्रूप का मूवमेंट होता है, अपने सोल्जर्स को मूव करते हैं, तो यहाँ पर पहले नोटिफिकेशन दिया जा सके, ऐसा हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। फिर उसके बाद में एक और एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसको 2013 में साइन किया गया था, ठीक है, देपसांग वैली इंसिडेंट के बाद में। तो इस प्रकार के 3-4 एग्रीमेंट हुए हैं जहाँ पे सेटलमेंट करने की कोशिश की है, बट वही बात है, एग्रीमेंट वगैरह कोई भी यहाँ पर फॉलो कर नहीं रहा है चाइना। और अपनी साइड से यहाँ पर यही एक्टिविटी यह है कि इंडिया की काफ़ी सारी जो टेरिटरी है उसको अपने अंडर लेना चाहता है, अपना कंट्रोल करना चाहता है। चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अक्साई चीन वाला रीजन हमारा है ना। इस प्रकार से बहुत सारी टेरिटरीज़ को जैसे दूसरे देशों के साथ में करता है, वैसे ही इंडिया के साथ में उन टेरिटरीज़ को क्लेम करता है। अब होता यहाँ पर यह है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, पार्लियामेंट की एक जो कमेटी है, उनकी एक डिफेंस रिपोर्ट आती है कि इंडिया की डिफेंस को लेकर स्थिति कैसी है। तो वो डिफेंस रिपोर्ट क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जो इंडिया का एयर फोर्स है ना और बाकी फोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में। हमारी सरकार ने यहाँ पर मतलब इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि हमारी सरकार को देखना चाहिए कि हम थोड़े और हथियार परचेज़ करें एडवांस लेवल के। स्टेट ऑफ आर्ट 5th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हमें यहाँ पर परचेज़ करने होंगे, है ना, वो हमें लेने होंगे अगर हमें चाइना से टैकल करना है तो। प्लस इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि जो तेजस फाइटर हैं, तेजस फाइटर जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, ये तेजस फाइटर की बनावटी जो यानी कि जो प्रोडक्शन चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से चल रही है, और इसके चक्कर में हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर में असर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि 40 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस जेट्स हैं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड से यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की गई थी, बट लगातार डिले होता जा रहा है, देरी पे देरी होती जा रही है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और काम थोड़ा जल्दी करवाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में रिपोर्ट एक बात और बोलती है, अर्जेंटली हमें चाहिए, क्या चाहिए कि जो हमारे स्क्वाड्रन नंबर्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकें। हमारे पास में बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसको हम लोग लेकर आ सकें। उन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अच्छी खासी हमारे पास में एयरफोर्स की यूनिट्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, यानी इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ बिल्कुल सिमिलर तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को लेकर भी हमें काम करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे पास में एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आए। अभी हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, है ना, विक्रांत और विक्रमादित्य। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो कि अलग अलग कह सकते हो विमानों को लेकर चल सकते हैं, है ना। अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे पास में होना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बोला। इससे हम अपनी जो खासकर हमारी जो मैरीन फोर्सेस है ना, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। फिर इस कमेटी ने लास्ट में एक रिकमेंडेशन दिया, क्या बोला, एक रिकमेंडेशन दिया कि जो डिफेंस है ना, इस डिफेंस का बजट बढ़ाना होगा। डिफेंस में आप बजट बढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन जीडीपी हमारी जितनी है उस जीडीपी का 3% आपको केवल डिफेंस पे खर्चना होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े देश हैं ना, ये सब डिफेंस के ऊपर बड़े लेवल पर पैसा खर्च रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर डिफेंस पर जीडीपी का 3% खर्चना होगा। अब सवाल ये आता है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। राइटर बोलते हैं कि जब इतना कुछ है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा है ना, अभी हमारे डिफेंस सिचुएशन में थोड़ी बहुत इश्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इंडिया चाइना में रिलेशंस में दिक्कत भी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। राइटर ने अपने सजेशन दिए हैं। नंबर 1 सजेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम चाइना के साथ में यहाँ पर बातचीत करें, ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किया जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ख़त्म किया जाए, टेंशन्स को यहाँ पे रोकने से मतलब बढ़ने से रोका जा सके, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। और उसके अलावा एक तरफ हम चलो ओपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे हमें अपने डिफेंस एक्विजिशन प्लान को भी काम करना होगा। यानी भारत को ज़रूरत है अपने डिफेंस एक्विजिशन प्लान्स को वापस से देखने की, जो भी हम चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, अपनी जो डिफेंस सेक्टर है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया एक और सोल्यूशन, वो है प्रिपेयर टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया को ज़रूरत है कि देखो कि तैयार रहें भारत, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर चाइना के साथ में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारत यहाँ पर तैयार है, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट का जो ये रिसेंटली स्टेटमेंट निकल कर आया है ना, वो खतरनाक है कि वॉर के लिए तैयार रहो। ये चीज़ यहाँ पर खतरनाक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर होनी चाहिए। हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों की तीनों हमें मजबूत करनी होंगी। फिर एक सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, अलोकेट एडुकेट फंड्स फॉर डिफेंस। यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो बोला था, रिकमेंडेशन दिया था लास्ट में कि जीडीपी का 3% हमें अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्चना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे आपको सोचना होगा।
यानी राइटर भी सजेशन देते हैं कि हाँ बिल्कुल ये कदम उठाना होगा। इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली इस रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए और बहुत सारा फंड हमारे डिफेंस सेक्टर में एलोकेट करना होगा, ताकि हम बहुत सारे अलग अलग डिफेंस आइटम्स को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर अपने देश में उसका डेवलपमेंट कर सकें। फिर उसके बाद में एक और चीज़ मेंशन की गई इन्होंने इनके थ्रू, वो है एम्फेसाइज निगोसिएशंस फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी इंडिया को क्या करना चाहिए, एक निगोसिएशन स्ट्रैटेजी को लेकर चलना चाहिए, जिसका मेन फोकस क्या होगा, स्ट्रेंथ के ऊपर में, पावर के ऊपर में। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर चलो और यहाँ पर उसको भी दिखा दो कि हाँ बिल्कुल इंडिया भी तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और अपने जो हित हैं उसमें तो हम लड़ ही सकते हैं बिल्कुल। फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना होगा। कह सकते हो कि बॉर्डर के आसपास जो गांव हैं वहाँ पर रोड्स का, ब्रिजेस का जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अगर डेवलपमेंट होगा तो दोनों कंट्रीज़ की हेल्प कर सकता है रिमोट एरियाज़ तक पहुँचने में। इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो यहाँ पर थोड़े बहुत रोके जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। अब उसके बाद में ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। इसके बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, आओ फटाफट उसको देखते हैं। अब आपने अगर अच्छे से सुन लिया है तो मेंस के क्वेश्चन को ज़रूर से अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन बोलता है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट रिमार्क्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। यानी कि हाल ही में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डिफेंस को लेकर जो बातचीत बोली है, उसको लेकर यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है कि इंडिया की कितनी तैयारी है, इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी है चाइना को काउंटर करने के लिए। यानी जो चाइना के एम्बिशंस हैं, चाइना दूसरे की टेरिटरीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, उसके मिलिट्री एम्बिशंस जो लगातार अपनी मिलिट्री को ग्रो करने के आकांक्षाएं उसकी जो देखने को मिलेंगी, उसको काउंटर करने के लिए भारत की कैसी प्रिपेयर्डनेस है, ये आपने समझाना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की हाल ही में टिप्पणियों के आलोक में चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए भारत की तैयारियां हैं जो उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपका यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, डिटेल में समझाना है कि एग्जैक्टली क्या तैयारी है इंडिया की चाइना से टैकल करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर आप एक आंसर लिख सकते हो 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है और अपने सजेशन वगैरह भी क्वेश्चन के अंदर देना कि ठीक है कि क्या हमें करना चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। तो होगा क्या, 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 2022 का ये क्वेश्चन था जो रिट्स को लेकर था। ठीक है, रिट्स बेसिकली यहाँ पर जो कोर्ट है वो एक तरीके से कमांड देने का काम करती है रिट्स के माध्यम से। तो आपने अलग अलग रिट के बारे में पढ़ा होगा, रिट ऑफ मैंडेमस है ना, उसके बाद में को वारंटो, सर्चुररी, फिर उसके बाद में हैबेस कॉर्पस, इन सब रिट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट कि जो मैंडेमस है, मैंडेमस रिट, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में यूजेबल नहीं है जब तक बात पब्लिक ड्यूटी की नहीं आ जाती। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंडेमस है क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो मैंडेमस है, मैंडेमस वाली जो रिट है ना, इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि आदेश दिया जा रहा है। कोई मैटर है जिसको लेकर काम नहीं कर रहा है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है हमारा ना, वो क्या करेगा, आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं ये काम करना होगा, वी कमांड। तो मैंडेमस क्या है, एक कमांड है जो कि यहाँ पर कोर्ट इशू करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को और उनसे बोलता है कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, फटाफट उसको पूरा करो, अगर वो व्यक्ति अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है तो ये जो मैंडेमस है ना, ये जो कमांड है, इसको पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में भी दिया जा सकता है, कॉरपोरेशन के लिए भी, या कोई इन्फीरियर कोर्ट है, मान लो एक सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको अगर मतलब दूसरे कोर्ट को देना, अपने से नीचे वाले कोर्ट को यहाँ पर इस प्रकार से कमांड देनी, तो उसको भी यहाँ पर ये दे सकता है। या किसी ट्राइब्यूनल के प्रति भी यहाँ पर ये कमांड जारी किया जा सकता है, या सरकार के प्रति भी जारी किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में ये जो कमांड है ना, ये प्राइवेट कंपनी के लिए यूजेबल नहीं है जब तक बात पब्लिक ड्यूटी की ना आ जाए। जब बात आती है पब्लिक ड्यूटी की, तो पब्लिक ड्यूटी की जब भी बात आएगी तब बिल्कुल प्राइवेट कंपनी को भी यहाँ पर यह मैंडेमस दिया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के प्रति भी ये यूजेबल है, आपने ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो जब तक पब्लिक ड्यूटी की बात नहीं आएगी तब तक तो यूजेबल नहीं है, लेकिन जब पब्लिक ड्यूटी की बात आएगी तब बिल्कुल यहाँ पर यह यूजेबल है, ध्यान रखना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाता है सही। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मैंडेमस है, जैसे हमने अभी मैंडेमस क्या होता है पढ़ लिया है, तो मैंडेमस क्या गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल। सरकारी कंपनी को भी आदेश दिया जा सकता है, सरकारी कॉरपोरेशन को भी आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंडेमस किसी के भी अगेंस्ट में, चाहे वो पब्लिक बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो, इन्फीरियर कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो, इवन गवर्नमेंट हो, उसके अगेंस्ट में भी दिया जा सकता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में यहाँ पर बोला है कि जो मैंडेमस है वो आप गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जारी कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम जारी कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट एक को वारंटो के बारे में चर्चा की जा रही है। अब जो को वारंटो होता है ये यहाँ पे कोर्ट इशू कर सकता है देखने के लिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपना सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अपनी लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देके। होता यहाँ पर यह कि मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक पुलिस वाला है, जो कि आपकी गाड़ी को पकड़ लेता है, आपका चालान काटता है, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो अगर उस पुलिस वाले के पास में 1 स्टार भी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका चालान कट रहा है और वो पुलिस वाला काट रहा है तो उसके पास में कम से कम 1 स्टार तो होना चाहिए, 1 स्टार कम से कम होना चाहिए उस पुलिस वाले के पास में, तब वो आपका चालान काट सकता है। अगर उस पुलिस वाले के पास में 1 भी स्टार नहीं है और वो आपका चालान काट रहा है तो आप उससे मना कर सकते हो कि सर आपके पास में अथॉरिटी नहीं है चालान काटने के लिए, आप दूसरे की अथॉरिटी को यहाँ पर लेने की कोशिश ना करें। फिर भी वो चालान काट लेता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट से यहाँ पर को वारंटो को ले सकते हो, को वारंटो को जारी करवा सकते हो, और इस पुलिस वाले को फिर यहाँ पर कोर्ट डायरेक्टली कमांड देगी, इनसे यहाँ पर कहेगी कि देखो यार, जो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी आप उसी के अंडर में रहो, दूसरे की अथॉरिटी के अंदर में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इलीगल तरीके से जो लोग काम करते हैं, एक दूसरे की जो पोस्ट है उसकी अथॉरिटी अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को रोकने का काम करता है को वारंटो। क्लियर हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी जो कह सकते हो पब्लिक माइंडेड पर्सन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल एक पिटिशनर जो है बन सकता है और कोर्ट में पहुँच सकता है, ताकि वो कोर्ट से को वारंटो ले सके और कोई अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके प्रति यहाँ पर एक को वारंटो जारी करवा सके। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा सारा का सारा डिस्कशन। एडिटोरियल में देखो कहोगे सर आपने एक एडिटोरियल डिस्कस किया है, एक एडिटोरियल और आया यार, वो ना पॉपुलेशन को लेकर है, और कल मैं आपके साथ में, कल नहीं परसों मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंडिया एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये इंडिया के लिए सही है या गलत है। मैं दोनों ही एस्पेक्ट डिस्कस कर चुका हूँ, कल नहीं परसों सैटरडे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी यहाँ पर चाइना को क्रॉस कर चुकी है, तो भारत के लिए कैसे फ़ायदा और कैसे नुकसानदायक है, और इसको लेकर आप ऑलरेडी एक मेंस का क्वेश्चन लिख चुके हो। ठीक है। तो उतना इनफ है, ऐसे टॉपिक के लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए बस। तो इसलिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अलग से मैंने एक्स्ट्रा डिस्कस किया है, अलग से आपको एक अल्टीमेट लेवल का एडिटोरियल दिया है कि हाँ चाइना के पर्सपेक्टिव से डिफेंस में हमारी कैसी तैयारी है, ये आपसे इंटरव्यू तक में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस वजह से वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत बड़े लेवल पर होता है। मेरी कोशिश होती है मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। नाउ मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।